हाँ जी। हाँ, एडवर्ड किंग के ऊपर जो है मिल्टन ने लिखा था। एडवर्ड किंग जब वेल्स, खैर मिल्टन को पढ़ाया हूँ तो उसके पूछने की क्या जरूरत है। अच्छा, मिल्टन अभी पूरे पढ़े नहीं हो, खैर मिल्टन जब पढ़ाएंगे उठाएंगे तो जो है। खैर चलिए, तो वॉइस की चर्चा कर लेते हैं। टाइम समय अभी कितना रहे बेटा? 8 मिनट। तो तब तक जरा फोकस कर दो बोर्ड के ऊपर, फिर आज जुड़ते हैं दूसरे मीटिंग में, दूसरे सेशन में। दो दिनों के बाद हम लोग फिर वॉइस की चर्चा कर रहे हैं। तो ये सच है कि सम वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाई प्लस एजेंट। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जैसे इंजीनियर्स बिल्ड द रोड, तो आपने वॉइस इसको ट्रांसपोज करते हैं, रोड इज बिल्ट बाई इंजीनियर्स। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसके बाद बाइक का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बाई के स्थान पर कुछ अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये इंफॉर्मेशन खास तौर से जो है नोट कीजिएगा। जैसे सरप्राइज्ड है, अमेज है, एस्टोनिश है, और स्टार्टल है, वेक्स्ड है। ये वर्ब ऐसी हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि हिज रूड बिहेवियर स्टार्टल्ड मी, अगर हम सेंटेंस में हिज रूड बिहेवियर स्टार्टल्ड मी, कि उसका रूड बिहेवियर, अशिष्ट व्यवहार मुझको सकते में डाल दिया या चौंका दिया, तो ऑप्शन इसका वॉइस कैसे वॉइस होगा? आई वॉज स्टार्टल्ड एट हिज, बाई हिज नहीं, एट हिज रूड बिहेवियर। ऐसे ही कंटेन और एम्बोडाइड, इसके बाद प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। जैसे हम ये सेंटेंस लें कि द टिन कंटेन्स 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल, तो वॉइस कैसे उसका होगा कि 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल आर कंटेन्ड इन दिस टिन, तो कंटेन एम्बोडाइड के बाद जो है इन आता है। क्रेम्ड, रट डालना, डेकोरेट सजाना, और फील्ड भरा हुआ होना, इसके बाद जो है वो प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। हाँ, एक विशेष बात कि when a thing happens contrary to expectation, अगर कोई घटना या कोई बात अपेक्षा के विपरीत होती हो तो सरप्राइज के बाद एट का प्रयोग करते हैं। और when the thing is not expected, जब किसी घटना या किसी बात जो कि अपेक्षित ना हो, एक्सपेक्टेड ना हो, तो उसके बाद जो है हम बाई का प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, 2 एग्जाम्पल है कि एक में ऐट का प्रयोग होगा और दूसरे में बाई का प्रयोग होगा। ये पूछा गया है DSSP के पेपर में, ठीक यही एग्जाम्पल है। देयर रिफ्यूजल सरप्राइज्ड मी, इसमें कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन है या आप बताएं कि नॉट एक्सपेक्टेशन। देखिए, अपेक्षित और अपेक्षा के विपरीत, जिसके हम उम्मीद ना करते हो और अगर वो चीज़ घटित होती हो तो उसको हम अपेक्षा के विपरीत कहते हैं। और जो अनपेक्षित हो, और दूसरा है कि हिज रूडनेस सरप्राइज्ड मी। इन दोनों की वॉइस आप जो है चेंज कीजिए, पैसिव वॉइस, और कोशिश कीजिए जरा कोई बोल करके मुझे बताए। पहले में बिल्कुल कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन है तो एट आएगा। वी वर
सरप्राइज्ड एट देयर रिफ्यूजल। और दूसरे में बाई का हिज rudeness सरप्राइज्ड अस, वी वर सरप्राइज्ड बाई हिज rudeness। ये नोट कर लें, नोट कर लिए हों तो 5 मिनट के लिए हम लोग दूसरे सेशन में जुड़ते हैं। नोट कर लिए हों तो बता दीजिएगा। और 5-6 मिनट के लिए पेशेंस रखिएगा। हो जाएगा 2 मिनट दूसरे सेशन में भी कहते हैं दोस्तों। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या वॉइस को एकदम डिटेल में डिस्कस किया जाए? हाँ, अच्छा, तो चलिए, हो सकता है कि कोशिश करूँगा कि वॉइस में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलें जिसके शायद आप उम्मीद न किए हों। कोशिश करूँगा। और हाँ हाँ जी, किस पर? नहीं, टेंस तो आप सभी लोग जानते होंगे, उसमें क्या पढ़ाना है। हाँ, थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अब स्टेप हम लोग चर्चा करते हैं, हाउ टू ट्रांसपोज एक्टिव इनटू पैसिव। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा जानते हैं ना, एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव। यहां पर एक शब्द आपको मिला होगा, ट्रांसपोज। यहां पर चेंज शब्द, बहुत सी किताबें और टीचर आपको चेंज बताते होंगे, लेकिन चेंज और ट्रांसपोज में बहुत अंतर है। ट्रांसपोजिशन वो ओरिजिनल नहीं है, बल्कि सरफेशियल है। और चेंजिंग जो है आमूलचूल परिवर्तन है। तो चेंज की जगह पर ट्रांसपोज शब्द का जो है प्रयोग ज़्यादा उचित है, क्योंकि एक्टिव से जब आप पैसिव कन्वर्ट करते हो या पैसिव से एक्टिव में, तो सेंटेंस के मूल अर्थ बदलते नहीं हैं, उनका केवल ट्रांसपोजिशन होता है, केवल बाहरी रूप बदलता है, आंतरिक अर्थ भाव सब एक ही रहता है। इसीलिए चेंज की जगह पर क्या ट्रांसपोज शब्द ज़्यादा उचित है। आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, इसलिए शब्दों को ओढ़िए, शब्दों को बिछाइए और शब्दों को अपने जीवन में उतारिए। तो आप ये जानते हैं कि सब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट में। दूसरी बात यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एसेंशियल पार्ट है पैसिव का। और दूसरी बात है कि बाई प्लस एजेंट इज यूज्ड। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर
डूवर नॉन सिग्निफिकेंट हो, इनसिग्निफिकेंट हो, तो हम बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। कुल इतनी ही चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल होता है। और कुछ रेयर केसेज हैं जिसमें बाई प्लस एजेंट की जगह पर हम दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिसकी चर्चा आप लोग कर चुके हैं। अगर इसको कर लिए हों तो फिर मिटा दें इसे। चलिए, किसी ने टेंस की बात की तो बहुत हल्का सा, हालांकि वो बच्चों वाला काम कर रहा हूँ मैं। ट्रांसपोजिशन इनटू चेंज इनटू टेंसेस। ट्रांसपोजिशन इनटू टेंसेस। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, इसके ऊपर और भी चर्चा करूंगा कि आखिर सिंपल प्रेजेंट की बात क्यों नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने टेंस के मूल कंसेप्ट की चर्चा पहले ही कर ली है जब मैं वर्ब टेंस पढ़ा रहा था। और टेंस जो है वो लैटिन वर्ड है टेम्पस। टेम्पस का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ टाइम। और डायमेंशन ऑफ टाइम वैसे तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन एक चर्चा और भी किया था कि वैसे तो समय के 4 डायमेंशन होते हैं। एक होता है टाइमलेसनेस, लेकिन इस व्यवहारिक जगत में, फिजिकल और विजुअल वर्ल्ड में, हम टाइमलेसनेस की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कितने कितने पार्ट में बांटा गया है ये भी आप जानते हैं। बता सकते हैं कितने कितने पार्ट में? चलिए, सौरभ मेरी बात सुन रहे हैं? सौरभ मेरी बात सुन हैं? तो प्रेजेंट को कितने पार्ट में बांटा गया है डियर? नहीं दोस्त, फिर से बताओ कि क्या एक बार फिर से मैं टेंस की चर्चा करूं? 2 मिनट में देख लेते हैं। चलो ठीक है, वो चर्चा इसी के साथ कर लेंगे। देखिए, टाइम जो है इसका मतलब होता है समय या काल, लेकिन ये एक इन्फिनिट एंटिटी है। यू कैन नॉट इमेजिन व्हेन टाइम बिगेन एंड व्हेन इट विल कम टू एन एंड। कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि समय कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा। लेकिन टाइम के 4 डायमेंशन होते हैं। एक तो जो है प्रेजेंट, अनंत समय में से आपने प्रेजेंट को चुना, पास्ट को चुना या फिर फ्यूचर को चुना। 2 मिनट के लिए केवल आपका ध्यान चाहूँगा। लेकिन एक चौथा जो होता है वो टाइमलेसनेस, जिसको हम काल रहितता कहते हैं। वैसे तो इस भौतिक जगत में हम केवल कोई क्रिया प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है, पास्ट या फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति होती है कि जब कोई सीयर, कोई मेडिटेटर, कोई ऋषि समाधि में उतर जाता है तो समय की सीमा के पार हो जाता है। उसी को टाइमलेसनेस कहते हैं। और टाइमलेसनेस वो अवस्था होती है जिसमें कोई व्यक्ति समय और सीमा के परे हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया टाइम बाउंड है और स्पेस बाउंड है। और टाइम बाउंड का मतलब कि समयबद्ध है कि एनीथिंग वी कैन थिंक एंड वी कैन परसीव ऑफ द बाउंडेशन ऑफ टाइम। सपोज today's sun is, and there had been a time when sun was not in existence,
And it is equally true that the time will come when sun will have no its existence. कि एक सूरज आज है और एक वक्त ऐसा भी था कि सूरज नहीं था, और एक ऐसा भी समय आएगा कि जब सूरज नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज हिमालय है, 3 करोड़ वर्ष पहले हिमालय नहीं था, तेथिस नाम का सागर था, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब हिमालय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिस फिजिकल एंड विजुअल वर्ल्ड इज बाउंड बाय टाइम, और एनीथिंग अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम ऑक्युपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ अपने आकार के अनुसार समय घेरती है तो उसको हम टाइम स्पेस बाउंड कहते हैं। तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसको हम टाइमलेसनेस और स्पेसलेसनेस कहते हैं, जिसकी चर्चा व्यवहारिक जगत में नहीं होती है, वो आध्यात्मिक जगत है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम के 3 डायमेंशन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसी को लैटिन में कहा गया है टेम्पस। टेम्पस ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के आयाम। डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के आयाम, और समय के 3 आयाम, वैसे तो 4, लेकिन एक की चर्चा नहीं होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई क्रिया प्रेजेंट में होती है? अगर हम ये कहें कि सूरज है या वह पढ़ता है, अगर हम ये कहें कि वह पढ़ रहा है या वो पढ़ चुका है, तो भाषा की सुविधा के अनुसार इसको मैं मिटा दूँ। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी जो है 5 पार्ट में तोड़ा गया है डियर, इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए। वैसे तो आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा कि 4 ही पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर कि टेंस इज डिटरमिन्ड टेंस इज डिटरमिन्ड बाय नेचर ऑफ एक्शन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी टेंस को डिटरमिन करते हैं एक्शन ऑफ नेचर, क्रिया की कैसी प्रकृति है उसी के अनुसार। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम 5 पार्ट में सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट में तोड़ते हैं। इसका थोड़ा सा समझा जाए कि जब ये बात तय है कि किसी भी टेंस का डिटर्मिनेशन नेचर ऑफ एक्शन के अनुसार होता है, तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट वो होगा जिसमें वर्ब बी, किसमें, कोई भी क्रिया किस रूप में होगी, वर्ब बी के रूप में। यानी जब किसी क्रिया का मात्र होना पाया जाएगा तो वो सिंपल होगा। जैसे कि रोशनी है, इसमें क्रिया क्या है? सौरभ, रोशनी का होना ही क्रिया है। तो रोशनी का होना क्रिया है, यानी वर्ब की नेचर कैसी है? होने के रूप में है। जैसे आप हो तो आपका होना ही क्रिया है। तो जब भी कोई क्रिया होने के रूप में होगी, एक्शन बीइंग में होगा, तो वो सिंपल होगा। और होना प्रेजेंट में भी होगा, होना पास्ट और फ्यूचर में भी होगा। जैसे आज मैं हूँ, मेरा होना प्रेजेंट में, कल मैं था तो मेरा होना पास्ट में, और कल हूँगा। इसका मतलब कि क्रिया भविष्य में होने को दिखा रही है, इसलिए सिंपल फ्यूचर होगा। फिर से सुने कि जब भी किसी क्रिया की प्रकृति बी फॉर्म में हो, होने के रूप में हो, और इसीलिए होने को किसमें हम तोड़ते हैं? इस, एम, आर, वाज, वर में तोड़ते हैं। सिंपल में प्रेजेंट में इस, एम, आर, पास्ट में वाज और वर, और फ्यूचर में विल भी या फिर शैल भी का उपयोग करते हैं। इंडेफिनिट की चर्चा, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि व्हेन एन एक्शन इज देयर बट इट्स नेचर इज इंडेफिनिट। क्रिया तो हो लेकिन क्रिया की प्रकृति अनिश्चित,
इंडेफिनिट का मतलब होता है विच इज़ नॉट डेफिनिट, जो निश्चित ना हो। सेंटेंस अगर हम ये लें कि वह पढ़ता है, तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना है। लेकिन व्हाट अबाउट नेचर? क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, कब पढ़ता है? यानी वर्ब की नेचर अनिश्चित है, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस की बात की जाए, व्हेन द एक्शन शोज द नेचर ऑफ कंटिन्यूटी, जब क्रिया होने लगातार जारी रहना पाया जाए किसी क्रिया का, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा खड़ा होना कंटिन्यू है, तो जब क्रिया की नेचर कंटिन्यूटी शो करेगी तो वो कंटिन्यूअस होगा। और परफेक्ट का मतलब होता है विच इज़ परफेक्ट और फिनिश्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, जब कोई क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाए। नेचर कैसी हो? परफेक्शन की हो तो परफेक्ट होगा। जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, तो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का काम पूरा हो चुका है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम परफेक्ट कहेंगे कि यानी जब क्रिया की नेचर परफेक्शन शो करे तो परफेक्ट, और जब एक ही क्रिया पार्टली परफेक्ट और पार्टली कंटिन्यू हो तो उसको इम्परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, अगर मैंने ये कहा कि मैं 1 घंटा से पढ़ रहा हूँ, तो अब तक 1 घंटा पढ़ भी चुका हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ, तो दोनों नेचर मिल रही है, परफेक्शन की भी और कंटिन्यूटी की भी, राइट। तो जब भी आप हाँ जी बोलें। हाँ जी, नहीं मैं बताऊंगा आपसे, थोड़ा सा इसको समझो। आपने कहा कि ये नेचर जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर ये तो जो है मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि नेचर कैसी है। क्या एक्शन की नेचर भी स्टैटिक होने के रूप में है, या अनिश्चित है, या फिर हो रही है। जैसे हमने कहा कि मैं पढ़ता हूँ, तो दिस इज माई हैबिचुअल नेचर, दिस इज माई यूनिवर्सल हैबिट। तो ये नेचर कैसी है तो अनिश्चित, ये कंटिन्यूटी नहीं शो कर रही, बल्कि ये दिखा रही है कि ये मेरी जनरल हैबिट है। तो अब ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए लगता है मुझे फिर टेंस को एक बार फिर से रिपीट करना होगा, वॉइस ख़त्म कर लें, फिर सारे टेंस की जो माइन्यूट चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। मैं तो मानता था कि चलिए अब इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में आप पढ़ रहे हो या आप मेरी बात सुन रहे हो, तो इसमें वर्ब क्या है? सुनना। और नेचर क्या है उसकी? सुनना आपका जारी है और आप सुनते हैं। सुनते हैं ये आपकी जनरल हैबिट है, लेकिन आप सुन रहे हैं इसका मतलब किसी पर्टिकुलर ओकेशन के ऊपर जो है आप काम को जारी रखे हुए हैं, राइट। तो जब वर्ब की नेचर कंटिन्यूटी शो करे तो कंटिन्यूअस, इंडेफिनिटनेस शो करे तो इंडेफिनिट, परफेक्शन शो करे तो जो है परफेक्ट, और इम्परफेक्ट पार्टली परफेक्शन, और कंटिन्यूटी शो करे तो वो कैरेनिटी। अब मैं फिर से लौटना चाहूँगा। चलिए, अभी नरेंद्र या किसी ने पूछा था, लगता है कि अब टेंस को एक बार फिर से डिटेल्ड और माइन्यूट ढंग से डिस्कस करना होगा। फिर पहले इस टॉपिक को फिनिश किया जाए। हेलो, हाँ, थोड़ा सा कंसेप्ट और डेप्थ नहीं है, चलिए डिस्कस हो जाएगा। अगर हम इसको एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिव स्ट्रक्चर में आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ब में हमेशा यस जुड़ेगी या फिर ईएस जुड़ेगी। ये पहचान है किसकी? किसी भी इंडेफिनिट टेंस की। जैसे आई रीड और ही रीड्स, आई रीड और ही रीड्स, तो वर्ब या फिर वर्ब में यस या ईएस जुड़ेगा, राइट।
ये पहचान होती है। अब अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसका ट्रांसपोजिशन पैसिव में कैसे करेंगे? आपको ये मालूम है कि इज, एम या आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट? ये स्ट्रक्चर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आप क्यों शुरू करते हैं? सिंपल प्रेजेंट की आपने अभी चर्चा किया, तो उसका क्यों नहीं? तो उसका सीधा सा आंसर होता है कि सिंपल प्रेजेंट की जो ऑक्सिलरीज होती है वो इज, एम, आर होती है, जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाने में कर लेते हैं, इसलिए सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्या इसके बारे में एग्जाम्पल भी देना जरूरी है कि या छोड़ दूँ? बोलिए। बेटा क्या कर रहे हो? अगर हम ये कहें कि द कैट किल्स रैट, अब बताओ इसमें जो है क्या? रैट इज किल्ड, रैट इज किल्ड बाय द कैट। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है भैया? छोड़ो, मिटा दें इसको। अब जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की चर्चा कर लें। एक्टिव आइडेंटिटी के बारे में आपको मालूम ही होगा कि इज, एम, आर के साथ आप कंटिन्यूटी शो करने के लिए बीइंग भी लगाते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एसेंशियल सेगमेंट है ही है आपके पैसिव वॉइस का, लेकिन जब इसको आप वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी, लेकिन जब पैसिव में आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो इज, एम, आर के साथ आप बीइंग भी लगाते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या एग्जांपल देना होगा? सेंटेंस कहे हैं कि पुलिस इज चेसिंग कल्प्रिट, या पुलिस इज चेसिंग थीफ। ट्रांसपोज कर लें, थीफ इज बीइंग चेस्ड बाय पुलिस, राइट? मिटा रहे हैं। हेलो, मिटा दे भाई। हाँ जी बोलो। हेलो, अब मिटा दे। उसको बाद में बताएंगे, जो है उसका सीधा सा कारण ये अभी डिस्कस कर लोगे। जैसे पुलिस अरेस्ट सेम या पुलिस अरेस्टेड हिम, तो ये कहा जाता है कि अरेस्ट करने का काम पुलिस भी करती है, हैं? तो ही इज़ अरेस्टेड बाय द पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ये मान लिया जाता है कि अरेस्ट करने का काम जो है वो, इसके बारे में बताऊंगा ना थोड़ा सा डिटेल में कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम बाई, अगर एजेंसी की बात की जाए या किसी लीगल बेंच की बात की जाए या जुडिशियरी की बात की जाए, तो उसमें भी जो है बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ा सब्र रखो। जब मैंने ये कह दिया कि सारी चीज़ें माइन्यूटली डिस्कस करूँगा तो थोड़ा बीच में चलो मिटाएं भैया इसे। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए, ओके 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 ओके, यहीं पर क्लास वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू डियर। कुछ लोगों को स्कूल जाना है, कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल राइट।